नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित एमसीक्यू टेस्ट को देखेंगे बच्चों। यह टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट को दिया था। अगर आपने 2 टेस्ट को नहीं देखा है तो इस सेशन के बाद टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरे सेशन तक बने रहिएगा और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने को लेकर के। ठीक है, आवाज सही जा रहा है ना? सभी को कमेंट करेंगे। चलिए, आवाज सही आ रहा है। एक बार सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी लोग सेशन को एक बार दोस्तों में शेयर कर देंगे, सभी को पता चले कि इस टेस्ट शुरू हो चुका है। चलिए, कर दिए। चलिए स्टार्ट किया जाए सभी प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल के सैच कहां से प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन है लोथल से, दूसरा ऑप्शन है आपका कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर से और चौथा ऑप्शन है रोपड़ से। कमेंट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में हल के सैच कहां से प्राप्त हुए हैं। चलिए, कुछ का आंसर ये आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। चलिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। एक कालीबंगा कौन से राज्य में है प्यारे बच्चों? भारत के राजस्थान में। कहां पे है? भारत के राजस्थान में है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कौन से राज्य में है, तो कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है ना? जो अभी विलुप्त हो चुकी है नदी आपके सरस्वती नदी के किनारे था। कहां था? सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा था। ठीक है ना? और एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो का अर्थ। उसी प्रकार से कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है? काली मिट्टी की, यहां पे लिख देता हूं, मिट्टी की चूड़ी। ठीक ना? काली मिट्टी की चूड़ी। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टूला, मृतकों की टीला, ठीक उसी प्रकार से कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहां से क्या क्या मिला है उसे भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना? बाकी बात लोथल से क्या मिला है, रंगपुर से क्या मिला है, रोपड़ से क्या मिला है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, यहां पे आप लोग देखिए कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। देखिए, अलंकृत ईंट, आपसे पूछा जाए कि अलंकृत ईंट कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। जोता हुआ खेत का सैच कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है ना? चूड़ी कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और हवन कुंड कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्लियर है? इसकी इसकी खुदाई किसने किया था, यानी कि इसकी खोज किसने किया था? बी के थापड़ और बीबी लाल ने। किसने? बी के थापड़ और बीबी लाल ने। क्लियर है? चलिए, समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों में। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन कौन सी थी? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चंदहुंदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा लोथल, तीसरा ऑप्शन है आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है आपका लोथल और कालीबंगा। कमेंट करेंगे, ऑप्शन देखिए और कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए, सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी था प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है ना? और ये मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? मतलब हड़प्पा के लोग किस देवी की पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है पार्वती देवी की, दूसरा है दुर्गा मां की, तीसरा ऑप्शन है आपका मातृ देवी, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी की। कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मातृ देवी। ठीक है ना? जी, लास्ट में नाम लेंगे हम आपका कि किसने किसने इसमें टॉप किया था पिछला बार। ठीक है ना? पिछला बार किसने किसने टॉप किया था, लास्ट में मैं नाम लूंगा। उसके बाद देखिए, मातृदेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन था?
मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है महेंद्र। कमेंट करेंगे। यहां पे पूछा जा रहा है द्वितीय शासक, ना ही पहला, ना ही लास्ट, ना ही तीसरा, द्वितीय शासक पूछा जा रहा है। मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे? कमेंट करेंगे। सबका अलग अलग आंसर है भाई, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का? कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग देखिए 1 नंबर में कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? उसके बाद इसका अंतिम शासक कौन था? द्वितीय शासक कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम शासक, ठीक ना? पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं चारों को बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है ना? तो देखिएगा बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे मैं सिर्फ च लिख देता हूं, ठीक ना? इसने ही स्थापना किया था किसका? मौर्य साम्राज्य की। किसको हरा करके किया था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। किसको हरा करके? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद इसका बेटा एक नंबर में मतलब ये आ गया पहला शासक। अब 2 नंबर में इसका बेटवा आएगा। इसका बेटवा का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था? बिंबिसार नहीं है भाई, बिंबिसार आपका हर्यक वंश के स्थापना क्या था? बिंदुसार, ठीक है? बिंबिसार आपका अलग है और बिंदुसार अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिंदुसार 2 नंबर में, ठीक है? उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में इसका बेटवा, अगर बेटवा क्या आएगा तीसरे नंबर में? अशोक। बड़ी खतरनाक राजा था यार अशोक। अशोक, अरे गलती लिखा गया ना, अच्छा लिख देते हैं अशोक, ठीक है? तीसरा नंबर में कौन आया? अशोक। देखिएगा इसके बाद इस साम्राज्य का कोई भी योग्य शासक नहीं आया। इसके बाद इसका डायरेक्ट आता है अंतिम शासक। कौन आते हैं अंतिम शासक? बृहदस्थ। कौन आते हैं? बृहदस्थ, ठीक है ना? बृहदस्थ इसके अंतिम शासक थे। तो मौर्य साम्राज्य के पहला शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके बेटे आते हैं बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार आपका हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं आपका अशोक। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आते हैं? लास्ट नंबर में इसका कौन आते हैं? ठीक है, चौथे नंबर के बारे में पता नहीं, शायद चौथे नंबर और लास्ट यही है, ठीक है? कौन आते हैं? बृहदस्थ। कौन आते हैं? बृहदस्थ। ये दूसरा तीसरा भी नहीं आता। दूसरा तीसरा कैसे? ये सब महान शासक थे, ठीक है ना? अशोक तो कितना खतरनाक थे आप लोग भी जानते हैं। बिंदुसार इसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, इस वजह से याद आता है, ठीक है? तो बृहदस्थ अंतिम शासक थे। तीसरा नंबर में अशोक, दूसरा नंबर में बिंदुसार और पहला नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य। और ये बृहदस्थ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदस्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। क्लियर है आप लोग? यहां तक समझ में आ गया ना भाई? कमेंट करेंगे एक बार कैसा लग रहा है। और सेशन को यार इतना लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए यार, बहुत कम लाइक है, कर दो एक बार। और 150 प्लस आज कर देना, ठीक ना? इकोनॉमिक्स में 102 जन जुड़े थे लाइव सेशन में, आज आपको 150 लाइव सेशन में जुड़ना है भाई, 150 प्लस लोग, ठीक है? उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयभद्र यानी कि उदयन, ठीक है? चौथा ऑप्शन है मुंडक। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र शहर जो आज का पटना है, बिहार की राजधानी, उसकी स्थापना किसने किया था? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर किया था। क्या किसने किया था? कमेंट करेंगे एक बार, कमेंट करेंगे भाई, कमेंट करेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, क्योंकि मैंने आपका टेस्ट नंबर 2 में आपको बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था बच्चों। जितना भी मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते जा रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से पीडीएफ तो मैं इसका दे ही दूंगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। जहां बोलूंगा कमेंट करिए, वहां कमेंट करिएगा। जहां बोलूंगा कमेंट को स्टॉप करिए। देखिए पॉइंट बता रहा हूं, वहां पे कमेंट स्टॉप कर देना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर किसी तरह से देखा जाए तो 20 दिन का टाइम है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जब हिस्ट्री है आपका 20 दिन हो ही जाएगा, 15-20 दिन का टाइम है, ठीक है ना? और मेरे पास भी टाइम नहीं है भैया, मेरा भी एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना? इस वजह से तो किसने किया था? उदयन ने। तो उदयन किस वंश का शासक था? क्लियर कमेंट करेंगे। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। कौन से वंश? हर्यक वंश का। चलिए हर्यक वंश के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी स्थापना किसने किया था? इसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है ना? देखिए बच्चों,
हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? हर्यक, यहाँ पे लिख देता हूँ, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। किसने? बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ये है क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? बिंबिसार, देखिए हाँ ये है बिंबिसार, ठीक ना। इन्होंने ही आपका हर्यक वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और ये क्या? मगध का पहला संस्थापक था, ऐतिहासिक संस्थापक, ठीक है ना। कौन थे? हर्यक वंश। और बिंबिसार ने ही इसकी स्थापना किया था। उसके बाद देखिए बिंबिसार क्या था? सठियाल बुढ़ा था, ठीक ना, सठियाल आदमी था, समझा। ये क्या करता था? जहां पे देखता था वैसे 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 लड़की से शादी करता था जिसका भाई ना हो। क्या था? जिसका भाई ना हो वैसी लड़की से शादी करता था और अपने राज्य का विस्तार करता था। उसी प्रकार से युद्ध में जीत करके नहीं करता था, क्या करता था? जिसका भाई नहीं है उससे शादी कर लिया। और क्या क्या शादी कर लिया तो क्या हुआ? मियां विवेक क्या हुआ? वही उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो ऐसा था बिंबिसार, ऐसा करेक्टर का था, समझ रहे हो बात को। हाँ, दहेज के रूप में मतलब उसका पूरे राज्य को ले लेता था। और उसके बाद देखिए तो, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिंबिसार, देख ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है अवंती। अवंती आप लोग जानते हैं 16 महाजनपदों में से एक था अवंती। और अवंती का राज्य कहां था प्यारे बच्चों? राजधानी कहां पे था? उज्जैनी, ठीक ना। तो महासमती बाहुल्य में देखो ना, तो देखिए अवंती, देखिए अवंती पर इन्होंने कितनों बार हमला क्या किया? अवंती का एक राजा था चंद्रप्रद्योत। कौन था? चंद्रप्रद्योत, ठीक है ना। चंद्रप्रद्योत को एक ऐसी बीमारी था बच्चों जिसका इलाज संभव था ही नहीं। लाई लाई इलाज था। क्या था? लाई लाई बीमारी था, मतलब जिसका इलाज संभव था ही नहीं। तो इसे ठीक करने ने क्या किया? अपना राज्यवेद, किसको? जीवक उस राज्यवेद का नाम क्या था? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवक का नाम याद रखना, कहानी में बता दे रहा हूं आपको। राज्यवेद का नाम क्या था? जीवक। जीवक को कहां पे भेज देते हैं? अवंती भेज देते हैं उसके चंद्रप्रद्योत, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज में। और क्या होता है? उसके वेद जीवक ने उसे क्या करता है? ठीक कर देता है। और चंद्रप्रद्योत क्या होते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? अब तुम्हारा कोई जान बचा देगा तो जान से बढ़कर कुछ है कि नहीं है कुछ। तो जान बचा दिया, अरे जान मेरा बचा दिया, हमारा इलाज ही संभव नहीं था, ये भगवान है मेरे कहते। कौन? बिंबिसार। तो क्या करता है? बिंबिसार को क्या करता है? सौंप देता है ये किसको? बिंबिसार को, अपना अवंती राज्य को बिंबिसार को सौंप देता है। और अवंती राज्य आपका बिंबिसार के अधीन आ जाता है, मतलब मगध के अधीन आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका पुत्र का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु। ये बुढ़वा पढ़े अजात, देखिए कितना बिया, ढेर बिया कर लिया था, शादी कर लिया था। जिसका मतलब वो भाई नहीं है उससे शादी करके अपना राज्य में मिला लेता था। देखा की देख रहा था कि अभी तक मेरा बप्पा सठिया गया है, समझा। और की कर बप्पा इसका सठिया गया, अरे ये राज्य देख तो अभी इतनी जवान हो गया, मतलब अजात शत्रु बड़ा हो गया। तो की करता? इसको राज्य सौंप नहीं रहा था, इसको क्या कर रहा था? राज्य सौंप नहीं रहा था, ठीक है ना। इसको राज्य सौंप नहीं रहा था। तो ये अजात शत्रु ने क्या किया? इस बिंबिसार को दिया खत्म कर, अपने पप्पा को मार दिया। तो इसको क्या इसको क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया, ठीक है ना। अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार की हत्या कर दी। अब देखो खानदानी इसी तरह से चल गया। अजातशत्रु का बेटा है कौन? उदयन। कौन आया? उदयन। उदयन भी क्या किया? उदयन ने भी किया क्या? अजातशत्रु की हत्या कर दिया। बप्पे की हत्या कर देता था, बताओ, बप्पे की हत्या कर दिया। तो इससे भी क्या कहा गया? पितृहंता। और इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उसके बाद इसके लास्ट शासक कौन आते प्यारे बच्चों? उसके बाद कोई खास प्रतापी शासक नहीं आते हैं। इसका प्रतापी शासक उतना कोई खास नहीं आता। उसके बाद लास्ट इसके कौन आते हैं? कौन आते हैं? नाग दशक। कौन आते हैं? नाग दशक। नाग दशक की हत्या कौन करता है? शिशु नाग ने। किसने किया? इसके सेनापति था। जितना भी आप देखिएगा कोई हत्या करता है, आप देखेंगे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदस की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से ये आपका मौर्य वंश के पहले वाला है, ठीक ना। 2-3 वंश उससे नागवंश, शिशु नागवंश के पहले वाला है, ठीक ना। 2 वंश पहले वाला है मौर्य वंश के। तो वहां पे भी मतलब जो आपको इतिहास से सीखना पड़ेगा, वही जो पहले हुआ तो वही करता है पुष्यमित्र शुंग बृहदस के साथ, ठीक है। तो वही होता है नागवंश के। शिशु नाग ने क्या कर देता है? आपकी नाग दशक की हत्या कर देता है और शिशु नागवंश की स्थापना कर देता है। एक बार और शॉर्ट में समझिए क्या होता है। हरियक जो आजाद पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन। उदयन कौन से वंश से थे? हरियक वंश। हरियक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार एक सठियाल बुढ़ा था, मतलब क्या करता था? बिना दहेज, जिसका भाई नहीं था तो उससे शादी करके दहेज लेकर के अपने राज्य के विस्तार करता था, मतलब अपने राज्य में उसे मिला लेता था, ठीक है, और बड़ा करता था। तो अजातशत्रु का, बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया?
अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। अब फिर अजातशत्रु का बेटा कौन आता है? उदयन। उदयन ने भी उसी तरह से क्या किया? अपना बाप का अजातशत्रु का हत्या कर दिया। और उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आता है। उदयन के बाद उसके बाद लास्ट शासक कौन आता है हर्यक वंश का? नागदशक। नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है और वहीं पे हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? पहला ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ठीक है, करिए आंसर कीजिए इसका। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है डी समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसे वीणा बजाते दिखलाया गया है सिक्कों में। उसके बाद 7 नंबर का, अरे भाई उतना बता दिए ना, अब आपका अब पूछ देगा हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? सारा क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन में आपका 5-6 क्वेश्चन मैंने बताया वहां पे। ठीक है, तो ध्यान से सुना करो। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? क्लियर कमेंट करेंगे। अशोक के अभिलेख में, समुद्रगुप्त के अभिलेख में, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में, और सभी इनमें से सभी के अभिलेख में। चलिए सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त के अभिलेख में आपका भूमि दान का उल्लेख मिलता है बच्चों। उसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रश्न ही है। 8 नंबर का प्रश्न छूट गया, टेंशन मत लीजिए। 20 नहीं, मैंने 21 प्रश्न यहाँ पे टोटल सेट किया हुआ है। मुझे लग रहा था कि एक प्रश्न छूट जाएगा, उस समझ रहे ना, तो वहां पे मैंने लाइन मिस्टेक ना हो इस वजह से। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। पहला ऑप्शन है मौर्यों ने, हिंद यूनानियों ने, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कुषाणों ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे इसका आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चों का बी आ रहा है, तो कहीं किसी का सी आ रहा है। बी बहुत कम, सी अधिक से अधिक आ रहा है, और सभी गलत है भाई। ठीक है, सभी गलत है, मैं बता रहा हूं। जिसका बी है वही सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पूछा है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, नहीं पूछा है यहाँ पे। देखिएगा बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के यानी कि सोने के सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने, सर्वाधिक शुद्ध सोने, ठीक ना, शुद्ध सोने की बात आ जाए तब कुषाण होगा। ठीक है ना, तब कुषाण होगा। ठीक है, सबसे पहले किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। और सर्वाधिक सोने, शुद्ध सोने के सिक्के बोले तो कुषाणों ने। क्लियर है? एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भाई। वीडियो को इतना लोग जुड़ चुके हैं और वीडियो को में इतना कम लाइक है यार। लाइक करो और सेशन को शेयर करो। 150 प्लस बच्चों को जोड़ो यार। 150, हाँ यार, हाँ 150 जोड़ो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। देखिए 10वां प्रश्न है आपका, सांची की स्फूर्त जो है आपकी की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है जे टेलर, दूसरा ऑप्शन है ए कनिंगम, तीसरा ऑप्शन है एससी मेसी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे एक बार भाई। कलर चेंज कर लेते, चलिए कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए बहुत अच्छा है भाई, अच्छी तैयारी है। ये जे टेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांची का स्फूर्त कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं दिखाता मध्य प्रदेश के भोपाल जिले, तो कहीं दिखाता है रायसेन जिले। एक बार एनसीईआरटी में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। रायसेन जिले में है कि भोपाल जिले में है? ठीक है, मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन ये कहां पे है? और ये सांची के स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करेंगे। सांची के स्तूप जो है प्यारे बच्चों, उसका निर्माण किसने करवाया था? खोज तो जे टेलर ने किया था खोज, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था बताइए। चलिए कुछ बच्चों का अशोक आ रहा है, क्या हो जाएगा? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अशोक किसने निर्माण करवाया था और सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? 11 नंबर का प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ, चौथा ऑप्शन है अजितनाथ। कमेंट करेंगे। प्रथम तीर्थकार बोल रहा है। चलिए 11 नंबर का आंसर बताएंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। कौन है प्यारे बच्चों प्रथम तीर्थकार? प्रथम तीर्थकार कौन है प्यारे बच्चों? आपका कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे महावीर बोल रहे थे भाई, महावीर आपका लास्ट और 24वां तीर्थकार थे। कौन थे?
24वां तीर्थकार थे, ठीक है। और ये पारसनाथ जो देख रहे हैं, पारसनाथ पहाड़ियों में आके निर्वाण, मतलब यहीं पे वो आकर के मोक्ष की प्राप्ति किया था, ठीक है ना। किसने? पारसनाथ ने, जो आपका सम्मेद शिखर के नाम से जाना था, पारसनाथ भी हम लोग कहते हैं, गिरिडीह जिला में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो ये पारसनाथ कितने नंबर का था? 23 नंबर का। ऋषभ देव आपका 1 नंबर का, और ये 24 नंबर का। यही तीनों ज्यादा पूछा जाता है, 1 से 24 तक आपको याद नहीं करना है। 1 नंबर में कौन है? ऋषभ देव। 23 नंबर में कौन है? पारसनाथ। और 24 नंबर में कौन है प्यारे बच्चों? महावीर, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर में आपका, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, किसे कहा जाता है, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? महावीर को, महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जबकि ये लास्ट नंबर का तीर्थकार थे बच्चों, लास्ट नंबर 24वें नंबर का तीर्थकार थे, फिर भी इसको संस्थापक कहा जाता है। और जो 1 नंबर में आया है, 1 नंबर में कौन था? ऋषभ देव। इसको संस्थापक कहे नहीं कहा जाता, बता दो? क्योंकि इन्होंने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया था जितना महावीर ने किया था जैन धर्म का, ठीक ना। इस वजह से महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अजीत तात नहीं पूछेगा भाई, दे दिए हैं, उतना कोई भी याद नहीं रखता, हम भी याद नहीं रखे अजीत नाथ के नंबर का है। जो इंपॉर्टेंट आता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर में आपका ऋषभ देव, 23 नंबर में पारसनाथ, और 24 नंबर में महावीर स्वामी। उसके बाद देखिए जैनियों की भाषा क्या थी, मतलब जैन धर्म के इतने भी जैन धर्म के है, उसके क्या भाषा था? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, उसके बाद हिंदी और संस्कृत। कमेंट करेंगे, दो ही में आंसर है भाई, बोलिए कमेंट करेंगे। पाली की प्राकृत, हिंदी संस्कृत तो होगा ही नहीं, कमेंट करेंगे। कुछ बच्चों का पाली आ रहा है, अरे भाई पाली आपका बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली था। पाली थोड़ा प्राकृतिक भाषा के तुलना में आसान था, इस वजह से आपका बौद्ध धर्म का क्या हुआ? ज्यादा विकास हुआ जैन धर्म की तुलना में। तो जैन धर्म का जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। और ये आपका बौद्धियों की क्या भाषा थी? पाली भाषा थी। क्लियर है? कमेंट करेंगे, एस सर लिखेंगे एक बार। चलिए ठीक है। देखिए इसका विकास कहा नहीं हुआ, इसका भाषा, ये प्राकृत भाषा थोड़ा कड़ा भाषा है ना, इंग्लिश हम लोग को कड़ा लगता है, उसी प्रकार से ये भी थोड़ा कड़ा था, लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में नहीं आता था, इस वजह से जैन धर्म का विकास नहीं हो पाया। और ये पाली भाषा इसके तुलना में आसान था और लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था, इस वजह से बौद्ध धर्म का ज्यादा विकास हुआ। लगभग दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैन धर्म का उतना विकास नहीं हुआ और इसका विकास हुआ। और बौद्ध धर्म का विकास होने का कारण क्या है? देखिए रैली होते रहा, संगति होते रहा, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्बौद्ध संगति, ये होते रहा, इस वजह से आपका बौद्ध धर्म का और ज्यादा विकास हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया, किसने लाया था? कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन रामानुज, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है तुकाराम, चौथा ऑप्शन है रामानंद। चलिए डी इसका राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पे हुई थी? दक्षिण भारत, साउथ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद ने लाया था। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? कमेंट करेंगे। चलिए रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानुजमचार्य। रामानुजमचार्य था रामानंद के गुरु का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। चलिए कुछ बच्चों का सही जवाब आ रहा है अजमेर, कुछ बच्चों का दिल्ली आ रहा है, दिल्ली गलत है बच्चों, निजामुद्दीन औलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है? दिल्ली में। और ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की पूछा जाए तो कहां पे है? अजमेर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे यार, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, 150 बच्चे जोड़िए, ठीक है, 150 बच्चे कम से कम जोड़ो यार आज। उसके बाद देखिए 15 नंबर का, सूफी सिलसिले को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कमेंट करेंगे। 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। कमेंट करेंगे कितने भागों में? 2 भागों में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा का वजह था? पहला ऑप्शन है वनगल खानदेश, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर में आपका गंजाम देश, चौथा ऑप्शन है रायचूर दोआब। कमेंट करेंगे।
चलिए बहुत सारे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रायचूर दोआब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपके घर गांव में देखे होंगे बपोती झगड़ा नहीं चलता है जमीन के लिए, एक दो पीढ़ी से चलते आ रहा है, उस तरह से 3-4 पीढ़ी तक, आपका 4-5 पीढ़ी तक रायचूर दोआब के लिए विजयनगर और बहमनी संतुलन के बीच झगड़ा चला था। सोचो एक जगह के लिए, यही इसका केंद्र था, क्या था? रायचूर दोआब। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। इसके सबसे योग्य शासक कौन थे? कौन थे इसके योग्य शासक? कृष्णदेव राय। ठीक है ना, सही है कि नहीं? कृष्णदेव राय इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे योग्य शासक थे। उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इटली के निकोली कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा किया था? 1420 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में, 1422 ईस्वी में और 1425 ईस्वी में। कमेंट करेंगे कि निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा कब किया था? चलिए कुछ बच्चों का 20 आ रहा है, कुछ बच्चों का 21 आ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 21-20 दोनों सेट कर दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है तो 21-20 नहीं रहने वाला है। अगर 20 रहा तो 21 नहीं रहेगा। ठीक है ना, 1420 अगर रहा तो 21 नहीं रहेगा, अगर 21 रहा प्यारे बच्चों तो 20 नहीं रहने वाला है। इतना सटल नहीं रहेगा लगातार। आपका 20 रहा तो 25 रहेगा, 26 रहेगा ऑप्शन। ठीक है ना, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए, तो दोनों आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है ना, 1420-21 में आया था, 1420-21 में। अगर दोनों ऑप्शन रहे 1420 और 21, तो आप लोग क्या कीजिएगा? 1420 मारिएगा। क्या मारिएगा? 1420 इसका राइट आंसर तब हो जाएगा। 20 और 21 दोनों रहे। ठीक है, अगर 20 है तो 21 दोनों में से कोई एक रहे तो दोनों, अगर मान के चलते हैं 21 नहीं रहे 20 ही रहे तो 20 मारिएगा। अगर यहाँ पे 20 बता रहा हूँ, 20 एग्जाम में रहे ही नहीं ऑप्शन में, तो 21 मारिएगा। ठीक है, अगर दोनों रहे तो 20 मारिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में और 6 भागों में। पहले बताइए कि आईने अकबरी की रचना किसने किया था? आईने अकबरी की रचना? अब्दुल फजल ने। चलिए बहुत अच्छा आंसर है। किसने? अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की रचना किया था प्यारे बच्चों। और अकबरनामा दोनों आपका एक ही है। ठीक है ना, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों आपका एक ही है बच्चों, सेम है। ठीक है, और ये अकबर की जीवनी पर लिखा गया था। किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने। और ये 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद देखिए अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 9 रत्न थे ना उसके, किसने थे? 9 रत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कमेंट करेंगे। कल ही सेकंड नंबर टेस्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कमेंट करेंगे आप लोग उसके बाद। ठीक है ना, किसके दरबार में अष्टदिग्गज थे? चलिए कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, नहीं तो सेकंड टेस्ट देखिए भाई, ध्यान से सुनते नहीं है आप लोग। उसके बाद देखिए 20 नंबर का आपका प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दीन ये इलाही धर्म चलाया था? कमेंट करेंगे। दीन ये इलाही धर्म अकबर ने किस वर्ष चलाया था? कब चलाया था? 1581 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1581 में अकबर ने दीन ये इलाही धर्म चलाया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है और इसके आंसर को आपको बताना है भाई, लिखना है कमेंट बॉक्स में। बादशाह नामा किसने लिखा है? क्लियर बोलिएगा, बादशाह नामा किसने लिखा है? कमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन लास्ट हो गया। 21 क्वेश्चन था, एक छूट गया था ना, 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन था। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 20 ही नहीं, इसके साथ मैंने आपको 20 और क्वेश्चन बताया, टोटल 40 क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा तो कमेंट करेंगे। कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, एक ही बच्चा का है, ज्यादा नहीं। चलिए किसने? अब्दुल हमीद लोहरी ने। क्या होगा इसका आंसर था? अब्दुल हमीद लोहरी। क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लोहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह नामा के लेखक कौन है? किसने रचना इसका किया था? किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लोहरी ने। अब लास्ट में आप लोग ये बताइए प्यारे बच्चों कि 20 में से कितना आपका सही हुआ? 20 में से कितना आपका सही हुआ?
चलिए कुछ बच्चों का आ रहा है 18 19। चलिए कर दीजिए कितना आता है। नेक्स्ट वीडियो में सभी का नाम लेंगे, मतलब सभी का तो नहीं ले सकते, बहुत सारे बच्चे भाई, तो जिसको हम देखेंगे टॉप क्या होगा, ठीक है। और लगातार जिसका कमेंट आया होगा सही, एक बार चेक करेंगे पूरा कमेंट हम लाइव चैट में, ठीक है ना। लाइव चैट में सारा कमेंट करेंगे, किसका राइट आंसर देखते हैं, बार बार कमेंट किया है उस प्रकार से, और मन से सही से आप लोग बताइएगा। एक दिन क्या होगा प्यारे बच्चों, एक दिन आपका टेस्ट होगा एग्जाम से 2 दिन पहले, 50 क्वेश्चन आपका, सॉरी 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहेगा। कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से सेट करेंगे। इसमें जो टॉप करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, पेटीएम के माध्यम से उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और उसका नाम प्लस उसका फोटो हमारे यूट्यूब के स्टोरी में, क्या बोलते हैं कि पोस्ट में क्रिएट किया जाएगा, टेलीग्राम में क्रिएट किया जाएगा उसका फोटो, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार नेटवर्क देख के मार देंगे, अरे बाबू टाइमर रहेगा आधे घंटा, आधा घंटा नहीं 20 मिनट टाइम रहेगा आपका, 20 मिनट टाइम रहेगा, 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। और बेईमानी करके 50 रुपया ले लोगे तो क्या होगा, थोड़ा कुछ जो पढ़ाई कर रहा होगा उसको दबा दोगे और कुछ नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। आप ही का अपना पैर में ये मतलब क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। तो एक टेस्ट आपका होगा, मैं आपको बता दूंगा कब टेस्ट होगा, और उसके लिए आपको पेटीएम के माध्यम से या तो फोन पे के माध्यम से आपको पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, उसी समय बताएंगे कितना पुरस्कार होगा, ठीक है ना। और क्या होगा प्यारे बच्चों, आपकी जो उसका फोटो स्टोरी लगाया जाएगा, यूट्यूब चैनल में बताएंगे उसका, पोस्ट करेंगे उसका फोटो और उसका नाम लगाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देंगे, कौन कौन ज्यादा नंबर लाए थे उसका लिस्ट नहीं तैयार किया भाई, लिस्ट उसका तैयार नहीं है प्यारे बच्चों, पिछला बार का शायद तैयार, अगर तैयार करेंगे तो लाइव में काफी लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ही बता देंगे सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, जो जो ज्यादा नंबर लाएंगे उसका नाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सेशन को लाइक कर दे यार, तब जाना, सेशन को लाइक करो एक बार और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।